बरसों बाद मैं अपने गांव लौटा था। सड़कें वही थीं, लोग वही थे, पर मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया था। दादाजी नहीं रहे थे। वो घर की दीवार की तरह थे, जिसे गिरने पर पूरा घर हिल जाता है। शाम का समय था। घर में शोक का माहौल था। हर कोई रो रहा था, पर मैं खड़ा बस दादाजी की पुरानी कुर्सी को देखता रहा। उसी पर बैठे बैठे वो मुझे कहानियां सुनाते थे। कमरे की दीवारों पर दादाजी की पुरानी चीजें टंगी थीं। उनका घड़ी, उनकी लाठी, उनका चश्मा। और फिर एक कोने में मुझे पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी, जो हमेशा ताला लगी रहती थी। दादाजी कहते थे, इसमें बीते कल की धूल है, उसे मत छेड़ना बेटा। अब वो नहीं थे, और पहली बार वह अलमारी मुझे बुला रही थी। अचानक एक आवाज आई। पीछे से मां आई और मेरी कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे दादाजी ने आखिरी समय में तुम्हारा नाम लिया था, कुछ कहना चाहते थे शायद। क्या कहा था मां? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? उनकी सांसें टूट रही थीं, बस इतना बोला। उसे तिजोरी के बारे में बता देना, समय आ गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी? कौन सी तिजोरी? मां ने मेरी ओर देखा, जैसे किसी गहरी चिंता में हो। हमें भी नहीं पता बेटा, पर लगता है दादाजी ने कोई बड़ा बोझ पूरे जीवन अपने अंदर दबाए रखा था। उसी रात दादाजी के कमरे में सब लोग सो चुके थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दादाजी के कमरे में गया। कमरे में पुरानी लकड़ी की महक फैली हुई थी। और फिर मुझे वो दिखा। अलमारी के पीछे नीचे कोने में एक पुराना जंग लगा लोहे का बॉक्स। धूल झाड़ी तो एक छोटा सा की होल दिखा। यह वही तिजोरी थी। क्या दादाजी इसी की बात कर रहे थे? तभी पीछे से किरकिरी आवाज आई। उनके चेहरे पर चिंता कम और शक ज्यादा था। क्यों? मैंने धीरे से जवाब दिया। दादाजी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है चाचा। उनका कहां है? इस तिजोरी को खोलना है। चाचा जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कुछ चीजें जितनी दबी रहे उतना अच्छा है। दादाजी की बातों में पड़कर परेशानी मत मोल लो। उनकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। ऐसा लगा जैसे उन्हें तिजोरी के बारे में बहुत कुछ पता था। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखें तिजोरी पर नहीं, मेरे पीछे दीवार पर लगी तस्वीर पर टिकी थीं। यह वही तस्वीर थी जिसमें दादाजी बीच में और दोनों बेटे, मेरे पिता और चाचा साथ खड़े थे। अचानक चाचा कमरे से निकल गए, लेकिन जाते जाते वो एक वाक्य बोल गए। कभी कभी सच घर तो बचाता है, पर रिश्ते तोड़ देता है। उनके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा फैल गया। तिजोरी खुली नहीं, पर एक सुराग मिला। मैं नीचे झुका और तिजोरी को दोबारा देखा। ताला पुराना था, पर उसके नीचे लकड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी। मैंने उंगलियों से धूल साफ की और नीचे कुछ उकेरा हुआ दिखा। 16 जुलाई प्रतीक्षा समाप्त। यह तारीख क्यों? इसका क्या मतलब? अचानक मुझे याद आया, दादाजी हर साल 16 जुलाई को पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे। किसी को अंदर नहीं आने देते थे। क्यों? मैं और झुका तो नीचे लकड़ी की दरार में एक छोटा मोड़ा हुआ कागज फंसा मिला। मैंने उसे निकाला और धीरे से खोला। उसमें लिखा था, तिजोरी की चाबी वहीं मिलेगी जहां मेरी जवानी खत्म हुई और मेरा अपराध शुरू हुआ। मेरी सांस अटक गई। अपराध? दादाजी? मेरे हाथ कांपने लगे। कागज के नीचे एक जगह हल्का सा धब्बा था। ध्यान से देखने पर समझ आया, यह स्याही नहीं थी, यह खून था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कागज जल्दी से जेब में डाल लिया। दरवाजा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन अनामिका खड़ी थी।
उसकी आंखों में डर था। भैया, क्या दादाजी के कमरे से कोई आवाज आ रही थी? लगता है जैसे कोई रो रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरा तो खाली था। मैंने उसे शांत कराया। तुमने कुछ नहीं सुना, यह बस तुम्हारा वहम है, जाकर सो जाओ। पर सच यह था, जब मैं तिजोरी के पास झुका था, मुझे भी धीमी सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, कब तक छिपाओगे? इसी पल मुझे समझ आया, यह कहानी सिर्फ तिजोरी की नहीं है, यह किसी पुराने जख्म की परतें खोलने वाली है। और मैं यह जानने के लिए तैयार था कि दादाजी ने अपनी सारी उम्र कौन सा अपराध छिपा रखा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। कागज की वो लाइनें, जहां मेरी जवानी खत्म हुई और मेरा अपराध शुरू हुआ, मेरे मन में हथौड़े की तरह बजती रहीं। सुबह होते ही मैं पुराने घर के आंगन में गया। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, पर मेरे भीतर तूफान मचा था। मुझे सच्चाई चाहिए थी। पहला सुराग यही था। दादाजी की जवानी कहां खत्म हुई? उस दौर में वो कहां रहते थे? क्या करते थे? किससे जुड़े थे? मां से पहला सच। मैं रसोई में पहुंचा, जहां मां चूल्हा सुलगा रही थी। मां, दादाजी की जवानी के बारे में कुछ बताओ। वो किस जगह सबसे ज्यादा समय बिताते थे? मां ने पलटकर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे मैंने कोई ऐसा नाम ले दिया हो जिसे नहीं लेना चाहिए। बेटा, तुम्हारे दादाजी के अतीत में मत पड़ो। वो समय बहुत दर्द लेकर आया था। उन्होंने खुद कहा था, कभी पीछे मत देखना। था? मां, अगर कोई अपराध था तो उसे जानना जरूरी है। मैं उनका पोता हूं, उनकी विरासत मैं ही संभालूंगा। मां कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली। मेरे हाथ सुन्न हो गए। पुलिस, तिजोरी, अपराध, यह सब जोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि मां ने आगे कहा। एक घटना हुई थी, एक लड़की के गायब होने की। पूरे गांव वाले उसी दिन से दादाजी को दोषी मानते रहे, पर उन्होंने कभी सफाई नहीं दी। मेरी सांस रुक गई। कौन थी वो लड़की? था सावित्री। नाम था सावित्री। यही नाम सुनते ही जैसे हवा तक शांत हो गई। अनामिका की पहचान, दूसरा सुराग। मैं मां से बाहर आया ही था कि अनामिका मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें कुछ बताना चाहती थीं। भैया, मैंने रात को जो आवाज सुनी थी वो सपने की नहीं थी। मुझे उसी समय खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी थी। मैं चौंक गया। परछाई? कैसी परछाई? अनामिका डरते हुए बोली। सफेद कुर्ता, लंबा कद, बिल्कुल दादाजी जैसा, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी ने हमारा पीछा किया, या सच में कुछ और? मैंने उसे शांत किया। डर मत, अगर कोई था तो पता चल जाएगा। पर मेरे भीतर डर बढ़ने लगा था। यह कहानी अब सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं थी। कोई आज भी इस तिजोरी के सच को छिपाना चाहता था। चाचा जी का गुस्सा तीसरा संकेत। मैं आंगन में गया तो चाचा जी गुस्से में तख्ती पर पानी डाल रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम फिर दादाजी की बातें उखाड़ने लगे? इतना ही जानने का शौक है तो यह भी जान लो, सच बाहर आ गया तो घर बर्बाद होगा। मैंने सीधा सवाल दागा। दादाजी ने कौन सा अपराध किया था? आप क्यों डरते हैं उस तिजोरी से? चाचा जी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे एकदम से खून उतर आया हो।
तुम क्या जानोगे? तुम्हें पता भी है कि उस तिजोरी में क्या है। वो तिजोरी सिर्फ लोहे की नहीं, दादाजी के पापों का बोझ है। उन्होंने पानी की बाल्टी जमीन पर फेंक दी और घर से बाहर चले गए। मेरे मन में आग की लपटें फड़फड़ाने लगीं। अगर चाचा इतना डरते हैं, मतलब उस तिजोरी में कोई सच्चाई है जो हमारे परिवार को हिला सकती है। पुरानी पहाड़ी चौकी चाबी वहीं थी। दोपहर होते होते मैंने फैसला कर लिया, अगर दादाजी की जवानी पहाड़ी चौकी में गुजरी और वहीं अपराध शुरू हुआ तो चाबी भी वहीं होगी। मैंने अपनी पुरानी बाइक निकाली और पहाड़ी रास्तों की ओर चल पड़ा। हवा सीटी बजा रही थी, सड़क सुनसान, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर गिर रही थीं। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद मैं उस पुरानी चौकी पर पहुंचा। चौकी टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी, कमरे में धूल और जाले, जैसे सालों से किसी ने कदम ही न रखा हो। मैंने अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखा। अचानक एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी। उसकी दराज जर्जर हो चुकी थी। मैंने उसे धीरे से खोला। अंदर एक कागज था। कागज पर लिखा था, सावित्री को बचा नहीं पाया, मेरी गलती ने उसकी जान ले ली। अगर किसी दिन यह पन्ना मिले तो मेरा अपराध भी उसी के साथ दफन कर देना। यह दादाजी की लिखावट थी। मैं स्तब्ध रह गया। क्या उन्होंने सच में किसी की जान ली थी? मेरी हाथ कांपते हुए मेज के नीचे गए और वहां मुझे यह मिला, लोहे की एक पुरानी चाबी, यानी तिजोरी की चाबी। लेकिन इससे भी बड़ा सदमा मुझे तब लगा जब चाबी के नीचे एक पुरानी फोटो पड़ी थी। एक जवान दादाजी और उनके साथ एक मुस्कुराती हुई लड़की, सावित्री। और फिर वो आवाज। मैं फोटो हाथ में लिए खड़ा था कि अचानक चौकी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी, जैसे कोई चुपके से देख रहा हो। मैंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। बाहर केवल पेड़ थे, कोई नहीं दिखा। पर अगले पल मुझे साफ सुनाई दिया, तिजोरी मत खोलना। यह आवाज मानव की नहीं थी, ना हवा की, जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व ने चेतावनी दी हो। मेरी माथे पर पसीना छलक गया। अब सारा खेल सिर्फ तिजोरी का नहीं था। यह अतीत का नहीं, वर्तमान का भी था। और किसी को पता चल चुका था कि मैंने चाबी ढूंढ ली है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की धुंध, हवा में अजीब सा बोझ, जैसे घर खुद समझ चुका हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने तिजोरी की वह पुरानी चाबी जेब से निकाली। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। तिजोरी सामने थी, जंग लगी, पर डरावनी खामोशी से भरी। तिजोरी के पास पहला टकराव, चाचा जी का डर। जैसे ही मैं तिजोरी के ताले में चाबी लगाने वाला था, दरवाजा एकदम से खुला और चाचा जी भीतर आए। चेहरा पसीने से तर, आंखों में बेकाबू गुस्सा। मैंने साफ कह दिया था, इस तिजोरी को मत छेड़ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि कुछ सच दफना ही ठीक है। अगर दादाजी ने मुझे यह चाबी ढूंढने को कहा है तो सच सामने आना ही चाहिए। आप डर क्यों रहे हैं चाचा? चाचा एक कदम पीछे हटे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डर? मैं डरता नहीं, बस नहीं चाहता कि हमारा घर टूट जाए। तुम नहीं जानते कि उस तिजोरी में कैसे जहर भरा है। मैंने उनकी ओर गहराई से देखा। घर सच से नहीं टूटता चाचा, झूठ छिपाने से टूटता है। चाचा कुछ बोलते बोलते रुक गए, जैसे कोई पुराना घाव जाग उठा हो। उन्होंने आखिरकार हाथ नीचे किया और धीरे से कहा, चाहता ठीक है, पर मैं इस समय यहां नहीं रहना चाहता। कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद करते वक्त
उनकी आवाज कांप रही थी। तिजोरी खुलने का क्षण कमरा शांत था। सिर्फ मेरी सांसें और छत का पंखा। मैंने चाबी ताले में लगाई। पुराना ताला जंग खाए सांप की तरह चीखते हुए खुला। तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर 3 चीजें थीं। एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी। 2 एक पुरानी पिस्तौल। 3 एक मिट्टी से सना कागज का लिफाफा। मेरी उंगलियां कांप गईं। दादाजी पुलिस में थे, हां, पर पिस्तौल, और वो भी इतनी पुरानी। मैंने डायरी को हाथ में लिया। कवर फटा हुआ था, पर पन्ने सुरक्षित थे। पहला पन्ना खोला और उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, सावित्री की मौत एक हादसा नहीं, मेरी मजबूरी थी। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। डायरी में दादाजी का अपराध। मैंने दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं सावित्री से प्रेम करता था, पर वह मुझे नहीं चाहती थी। वह किसी और के साथ गांव छोड़कर जाना चाहती थी। उस रात मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर गुस्से में वह खाई की तरफ भागी और मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरी सांसें अटक गईं। यह तो एक दुर्घटना लग रही थी, अपराध नहीं। पर अगले पन्ने ने मेरी जान ही खींच ली। मैंने मरने से पहले उसके हाथ से वह पत्र निकाल लिया, जिसमें वह अपने प्रेमी का नाम लिखकर घर छोड़ने की बात कह रही थी। मैंने वह पत्र जला दिया ताकि कोई मेरे प्रेम की हंसी न उड़ाए। अंदर कुछ टूटने की आवाज हुई। दादाजी ने किसी की मौत का कारण बनने के बाद उसकी आखिरी चिट्ठी भी जला दी। यह अपराध था, अहंकार का अपराध, प्रेम का नहीं, स्वामित्व का। पर डायरी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सबसे डरावना पन्ना अगले पन्ने पर लिखा था। गांव वालों को लगा कि सावित्री भाग गई, पर सच सिर्फ मैं जानता था। उसकी लाश वहीं पड़ी थी जहां वह गिरी थी। मैंने उसे खुद दफनाया, नदी के किनारे पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे। मैं कुर्सी पर बैठते बैठते गिर पड़ा। गुलमोहर का पेड़, यानी हमारे खेत के पास वाला बड़ा पेड़, जहां सालों से कोई जाता तक नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने आगे पढ़ा। लोगों ने पूछा तो मैंने झूठ कहा कि वह कहीं भाग गई होगी। मैंने अपने अपराध को छिपाने के लिए पुलिस नौकरी छोड़ दी और इस तिजोरी अपने पापों की कब्र बना दिया। मेरा हाथ पन्ना पलटते पलटते रुक गया। यहां से लिखावट एकदम कांपने लगी थी। अगर यह डायरी कभी मिले तो समझ लेना, मेरा अपराध अभी पूरा उजागर नहीं हुआ। सावित्री अकेले नहीं मरी थी, उसके साथ किसी और की आत्मा भी बंधी हुई है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, मानो कोई अदृश्य परछाई मेरे ठीक पीछे खड़ी हो। अचानक दरवाजा अपने आप छूलकर बंद हो गया। मैं जोर से उछल पड़ा और फिर धीमी फुसफुसाती आवाज आई, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। मेरे हाथ में डायरी कांपने लगी। यही नहीं, सबसे बड़ा झटका अब मिला। लिफाफा खोला। अंदर एक धुंधली फोटो थी। फोटो में सावित्री खड़ी थी और उसके बगल में कोई और। वो चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई। वह व्यक्ति था मेरे अपने चाचा जी। तिजोरी की डायरी, पिस्तौल और फोटो हाथ में लिए मैं स्तब्ध खड़ा था। फोटो में सावित्री और चाचा जी। इसका मतलब कहानी सिर्फ दादाजी की नहीं थी। तिजोरी की डायरी, पिस्तौल और फोटो हाथ में लिए मैं स्तब्ध खड़ा था। फोटो में सावित्री और चाचा जी। इसका मतलब कहानी सिर्फ दादाजी की नहीं थी। इसके पीछे कोई और भी सच दफन था। कमरे की हवा काली छाया जैसी भारी हो चुकी थी। डायरी के पन्ने अपने आप हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। मैंने तुरंत बाहर जाकर चाचा जी को बुलाया। सच का सामना, पहला टकराव। चाचा आंगन में खड़े थे।
चेहरा थका हुआ, पर आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। चाचा, इस फोटो में आप सावित्री के साथ क्यों हैं? सच क्या है? चाचा एकदम सहम गए, जैसे किसी ने उनकी नस पर हाथ रख दिया हो। कौन सी फोटो मां? तुम्हें कहां मिली ये? मैंने फोटो उनके सामने रखा। उनके हाथ कांप गए। ये फोटो? ये तो मैंने सालों पहले जला दी थी। ये कैसे? उनकी आवाज टूट गई। मैंने कड़क स्वर में पूछा, सच बोलिए चाचा, क्या दादाजी ने सावित्री को मारा था या फिर सच कहीं और है? चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक उन्होंने वह सच बोल दिया जो 40 साल से दफन था। चाचा जी की कहानी, असली अपराध की शुरुआत। सावित्री से प्रेम दादाजी नहीं, मैं करता था, पर वह मुझे भाई मानती थी और किसी और से प्रेम करती थी। मैंने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, वह हमेशा मुस्कुराकर मना कर देती थी। उस दिन जब वह गांव छोड़ने जा रही थी, मैंने उसे रोका। मैं चाहता था कि वह मुझे एक मौका दे, पर वह गुस्से में नदी किनारे भाग गई। मैं उसके पीछे गया और चाचा वहीं रुक गए। उनका गला भराया। क्या हुआ चाचा? बोलिए। चाचा जी बिखर गए। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, वह छूट गया। वह फिसली और खाई की ओर लुढ़क गई। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे अभी भी उस रात को जी रहे थे। वह चीखी और मैं उसे पकड़ न सका। मैंने उसकी लाश देखी। मैं डर गया। लोगों को कैसे बताता कि मैं कारण बना? मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मतलब गुनहगार दादाजी नहीं, चाचा जी थे। दादाजी ने सच कैसे छिपाया? मैंने भारी आवाज में पूछा। तो दादाजी ने दोष अपने सिर पर क्यों लिया? चाचा जमीन पर बैठ गए। मैं रोते हुए दादाजी के पास पहुंचा, उन्हें सब बता दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम छोटा हो, गलती हुई है, अपराध नहीं। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने सावित्री को वहीं दफनाया, खुद को दोषी बताया, नौकरी छोड़ दी और सारी जिंदगी यह राज छिपाया। मैं उनका मुजरिम हूं। उनके आंसू जमीन पर गिरने लगे। तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। एक ठंडी हवा पूरे घर में चली। किसी की धीमी फुसफुसाहट सच आखिर सामने आ ही गया। अनामिका डरकर मेरे पास आ गई। भैया, ये आवाज, ये तो वही है जो मुझे रात को सुनाई दी थी। सावित्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हवा और ठंडी हो गई। अगली आवाज और साफ सुनाई दी। मैं किसी बदले की भूखी नहीं थी, मैं बस सच चाहती थी। कमरा एकदम शांत हो गया। हम तीनों सन्न रह गए, मानो सावित्री की आत्मा वहीं खड़ी थी और उसका इंतजार पूरा हो गया। गुलमोहर के पेड़ के नीचे अंतिम मुक्ति। अगले दिन हम सब गुलमोहर के पेड़ तक गए, जहां दादाजी ने सावित्री को दफनाया था। चाचा उस जगह घुटनों के बल बैठ गए, आंसू बह रहे थे। मैंने गलती की थी, पर दादाजी ने पूरी जिंदगी उस गलती को अपने माथे पर रखा। सावित्री, आज मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं भाग सकता। हवा धीरे धीरे चली। गुलमोहर की पंखुड़ियां चाचा के हाथों पर गिरी, जैसे किसी ने उन्हें स्पर्श किया हो। मैंने दादाजी की डायरी को उस जगह रख दिया। दादाजी,
आपने अपने बेटे के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। अब आपका सच दुनिया जान चुकी है। आप जहां भी हों, शांति में रहें। हवा में एक हल्की सी गर्माहट आई। हम सभी ने महसूस किया दादाजी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। घर लौटते समय परिवार एक बार फिर खिल उठा। मां ने चाचा जी को गले लगाया। उनकी आंखों में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ दुख और क्षमा। अनामिका ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, भैया, अब यह घर फिर से हल्का लग रहा है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कई बार सच दर्द देता है, पर झूठ जिंदगी भर जलाता है। रात को जब सब सो गए, मैंने तिजोरी दोबारा खोली। अंदर पिस्तौल और डायरी के नीचे मुझे एक और चीज मिली, एक छोटा सा डिब्बा। मैंने खोला। अंदर एक चिट्ठी और सोने की छोटी सी मूर्ति थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे पोते, अगर यह चाबी तुम तक पहुंची तो इसका मतलब तुम सच के योग्य हो। मेरी सबसे कीमती चीज यही है, सच बोलने की हिम्मत। इसे कभी मत छोड़ना। मेरी आंखें भर आईं। दादाजी ने मुझे सिर्फ विरासत नहीं दी, मुझ में वह ताकत डाल दी जो पूरे परिवार को जोड़ सकती थी।